हेलो एवरीवन। पीएनसी में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डीरेंजमेंट्स। सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं। डेफिनेशन लिखी गई है हमारे सामने, पढ़ लो इसको एक बार। तो लिखा गया है डीरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ रो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेज इन विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीअरेंज्ड सो दैट नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा पढ़ के। क्या लिखा गया है ना कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक रो में अरेंज हो रखे हैं, हमें क्या करना है, हमें उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी प्लेस से रिमूव करके ना उन सबको रीअरेंज करना है। एक अरेंजमेंट ऑलरेडी हो रखी है, हमें क्या करना है, उनको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज किस तरीके से करना है, दैट नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल प्लेस। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी वाली जगह पे नहीं आना चाहिए। तो जितने तरीकों से तुम ऐसी रीअरेंजमेंट्स कर सकते हो, जितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, उन एन ऑब्जेक्ट्स की डीरेंजमेंट्स बोल देंगे। और इसके लिए हमने नोटेशन क्या लिखी है, इट इज डिनोटेड बाय दिस डी एन। डी स्टैंड्स फॉर डीरेंजमेंट एंड एन इज फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर है, डेफिनेशन पता चल गई। जैसे चाहो तो एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, सपोज एन की वैल्यू 2 है। तो दो ऑब्जेक्ट्स की डीरेंजमेंट का क्या मतलब होगा कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी अरेंज हो रखे हैं। ये दो प्लेसेस हैं, प्लेस 1 प्लेस 2। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ये बी। सो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ रो। हमें क्या करना है, इनकी डीरेंजमेंट्स करनी है। तो डीरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, इनकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस प्लेस पे ना हो। तो तुम क्या बोल दोगे कि इनको मैंने रीअरेंज किया। और नई अरेंजमेंट क्या बना सकते हैं, ए वाला ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था, पहले वाली प्लेस पे था, अब दोबारा ये इस प्लेस पे नहीं आना चाहिए, तो इसको कहां पे आना पड़ेगा, यहीं पे आना पड़ेगा। एक ही चॉइस है इसके पास। सिमिलरली बी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स पहले इस तरीके से अरेंज थे, हमने इनको रीअरेंज किया, तो एक ही रीअरेंजमेंट बनना पॉसिबल है जिसमें नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स कितनी बन गई, एक ही बन सकती है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स इज 1। सो डीरेंजमेंट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कितनी आ जाएंगी, 1 के बराबर आ जाएंगी। आ रही बात समझ में। तो बस वही है, ऑब्जेक्ट्स अरेंज हो रखे हैं ऑलरेडी, हमें उनको रीअरेंज करना है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस प्लेस पे ना आए। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया, चाहो तो 3 के लिए भी देख लो। मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 प्लेसेस पे रखे गए हैं, ए बी एंड सी। तो इसके लिए ट्राई करो खुद से, इनको कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे ना आए। नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे देखोगे, देख लेते हैं। सबसे पहले ए फर्स्ट प्लेस पे था, ये या तो सेकंड पे आ सकता है या थर्ड पे आ सकता है। मान लो सेकंड पे आ गया, यहां पे ए आ गया। बी यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आ गया, या फिर यहां पे आएगा। सी यहां पे नहीं आ सकता, सी को यहां पे आना पड़ेगा, ये भी। तो एक डीरेंजमेंट ये हो गई, देख सकते हैं सबकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए वाला थर्ड पे आ जाए, यहां पे ए आ गया। बी वाला भी यहां पे नहीं आ सकता, बी यहां पे आना पड़ेगा, यहां पे सी आएगा। ये दूसरी रीअरेंजमेंट बन गई। चेक करो कोई और बनना पॉसिबल है क्या, और कोई नहीं बनेगी। तो दो ही डीरेंजमेंट्स बनेंगी इस केस में। नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 2। ये आ गया, ठीक है। तो इन दो एग्जांपल से मतलब हमें समझ में आ गया होगा कि डीरेंजमेंट्स का मतलब क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम थे, यहाँ पे 2 लिए थे हमने, यहाँ पे 3 लिए थे, तो मैन्युअली हमने करके देख लिया। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा आएंगे उस केस में कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं, अभी सीखेंगे उसको। ठीक है जी, ओके। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे, देखना। कंसीडर n लेटर्स एंड n एड्रेस्ड एनवेलप्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स। तो n हमारे पास लेटर्स हैं जो हमें पोस्ट करने हैं, और n ही हमारे पास क्या है, एनवेलप्स हैं, और उन सब के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स। तो ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब होगा, उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, या फिर ये पढ़ लो, यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा गया है,
Find the number of ways in which n letters could be placed in n addressed envelopes so that no letter goes to the right envelope. तो ये पूछा गया हमसे कि n लेटर्स हैं और n हमारे पास एड्रेस्ड एनवेलप्स हैं, तो तुम उन लेटर्स को उन एनवेलप्स में कितने तरीकों से प्लेस कर सकते हो ताकि कोई भी लेटर अपने सही एड्रेस्ड एनवेलप में ना जाए। ठीक बात है, तो डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया, ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं। अब n लेटर्स के लिए पूछा गया है, हमने आगे पार्ट्स बना दिए। n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ये पहले 4 पार्ट्स अगर हमने कर लिए, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको n के लिए जनरलाइज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो करते हैं इसको, देखते जाना। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, एक लेटर है एक एनवेलप, लेटर नंबर 1 एनवेलप नंबर 1। तो हमें क्या करना है, एक लेटर को एक एनवेलप में पोस्ट करना है ताकि वो अपनी ओरिजिनल वाले अपने ही एड्रेस्ड एनवेलप पे ना जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही तुम्हारे पास लेटर है, एक ही एड्रेस्ड एनवेलप है, अब वो वाला लेटर उसी एनवेलप में तो जा सकता है, ठीक है ना, और वो उसी का एनवेलप होगा क्योंकि टोटल एक ही है। तो इसका मतलब क्या कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस लेटर को तुम गलत वाले एनवेलप में प्लेस कर पाओ। तो इसके लिए नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएगी। ठीक बात है, रिलेशन समझ में आ रहा है। चाहे तुम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर लो, या फिर जो हमने पहले किया था उसमें क्या बोला गया था कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स अपनी एक रो में अरेंज हो रखे हैं, उनको हम कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं ताकि वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे ना जाए। तो वही सेम ही चीज चल रही है। तो अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस पे रखा गया, मान लो ऑब्जेक्ट ए है, तो कितने तरीकों से तुम इसकी रीअरेंजमेंट कर सकते हो ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए। तो कोई तरीका है ही नहीं करने का, एक ही प्लेस है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ये वहीं पे आएगा, तो इसकी रीअरेंजमेंट्स नहीं कर सकते। तो यहीं से भी वही चीज आ रही है कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएगी फॉर द वन ऑब्जेक्ट। ठीक बात है जी। ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट। इस केस में क्या हो गया, दो लेटर्स हैं, दो एनवेलप्स हैं, तो E1 और E2 ये दो तो एनवेलप्स हो गए, L1 L2 ये दो क्या हैं, लेटर्स हैं। तो इन दो लेटर्स को इन दो एनवेलप्स में हमें क्या करना है, प्लेस करना है ताकि कोई भी अपने सही वाले एनवेलप में ना जाए। तो मैन्युअली पता चल जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि L1 वाला किस में चला जाए, E2 वाले में चला जाए, L2 किस में चला जाए, E1 में। ये नेमिंग उसी तरीके से की गई है कि L1 वाले का E1 है प्रॉपर एड्रेस और L2 वाले का E2, तो L1 वाला इसमें चला जाएगा, L2 वाला इसमें, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहां से क्या पता चल गया, नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कितनी आ गई, 1 आ गई। ये पहले भी देखा था हमने। ठीक बात है। ओके, थर्ड n इक्वल टू 3 के लिए देख लो। इस केस में क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 और तीन लेटर्स हैं L1 L2 L3। तो चेक करके बता दो कितने तरीकों से इनको इसमें प्लेस कर सकते हैं, डीअरेंजमेंट्स कितनी होगी। तो फिर से मैन्युअली देख सकते हैं क्या होगा, L1 वाला E1 पे नहीं जाना चाहिए, तो L1 वाला मान लो E2 पे चला गया। ठीक बात है, L1 E2 पे चला गया, L2 चला जाए E3 पे और L3 चला जाए E1 पे। मैन्युअली कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगा रहे। L2 ये एक डीअरेंजमेंट होगी। ठीक बात है, और कौन सी डीअरेंजमेंट होगी कि L1 वाला कहां पे चला जाए, E3 पे चला जाए। तो L2 कहां पे जाएगा, L2 जाएगा E1 पे और L3 जाएगा E2 पे। चेक कर लो। ठीक बात है ये। तो फिर से क्या पता चल गया, यहां से दो नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो D3 इज इक्वल टू 2, पहले भी देखा था हमने। ठीक है जी। अब इसके बाद देखना इसको ध्यान से, यहां तक तो पुरानी काम चल रहा था या फिर ये बोल लो मैन्युअली कर रहे थे। अब इसी चीज को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तीन लेटर्स के लिए हमें डीअरेंजमेंट्स निकालनी है। तो इसको हम क्या बोल सकते थे ना, ये जो D3 है, दिस कैन बी रिटन एज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स। सुनना इसको ध्यान से, हमें तीन लेटर्स दे रखे हैं, उनको तीन एनवेलप्स में डालना है, कोई भी अपनी सही पोजीशन में ना जाए।
तो हमने क्या बोल दिया, कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले टोटल देख लो कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, उसमें से माइनस कर दो जो हमें नहीं चाहिए। कौन से नहीं चाहिए, इन विच एटलीस्ट वन लेटर गोज टू द राइट एनवेलप। ये बात आ रही है समझ में। हमें चाहिए थे वो वाले केसेस जिसमें कोई भी सही एनवेलप में ना जाए, तो हम क्या करेंगे, वो वाले केसेस फाइंड कर लेंगे जिसमें कम से कम एक लेटर अपने राइट वाले एनवेलप में जाता है और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो ये इसके बराबर आना चाहिए, ये लिखना सही है। अब ये हम केसेस फाइंड करते हैं। टोटल तो हमें पता है कितने आएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे कि 3 लेटर्स हैं, 3 एनवेलप्स में उनको फिट करना है, 3 फैक्टोरियल से कर सकते हैं टोटल अरेंजमेंट्स। तो ये तो हमें पता है 3 फैक्टोरियल, ये फाइंड करने की ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट वन गोज टू द राइट एनवेलप। अब जब भी एटलीस्ट वाली सिचुएशन आएगी तो हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या, टोटल 3 लेटर्स हैं तो हम केसेस बना लेंगे, 3 सेट बना लेंगे बेसिकली। सेट 1 कौन सा बन जाएगा, मान लो A1 वाला एक सेट बन गया जिसमें क्या होगा, L1 गोज टू राइट एनवेलप। ये बात ठीक है। A2 में क्या होगा कि L2 वाला अपने सही वाले एनवेलप में जा रहा है और A3 में क्या होगा, L3 वाला जा रहा है सही में। हमें क्या फाइंड करना था, एटलीस्ट वन गोज टू द राइट एनवेलप। एटलीस्ट वन का मतलब क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ये बात भी आ रही होगी समझ में, ठीक बात है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहे हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका तो रिजल्ट पता ही है हमें, फॉर्मूला पता है सेट थ्योरी से। क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3। पहले इतना देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 का मतलब क्या होगा कि L1 गोज टू E1। लिख लो इसको चाहो तो, राइट एनवेलप का मतलब L1 गोज टू E1, L2 गोज टू E2, L3 गोज टू E3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने आएंगे कि L1 E1 पे चला गया, L1 चला गया E1 पे। इसको जाने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका। और L2 और L3 पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इनको कितने तरीकों से भेज सकते हो, 2 फैक्टोरियल से। ठीक बात है। हम ये फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 का मतलब वो सारे केसेस जिसमें L1 कहां पे जा रहा है, E1 पे। तो L1 को E1 पे भेज दिया, एक ही तरीका है उसका। बाकी जो 2 लेटर्स हैं और 2 एनवेलप्स हैं, इनको आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। A2 में भी कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। A3 में भी कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो कितने आ जाएगा, 3 × 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट फॉर्मूले का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3। माइनस में क्या आएगा, 2 2 का इंटरसेक्शन आएगा। तो बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2। A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब क्या होगा, L1 E1 में जा रहा है, L2 E2 में जा रहा है। इनको भेजने के एक ही तरीके। तो बाकी L3 के पास भी एक ही चॉइस बची। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट आएगा कौन से सेट में, A1 इंटरसेक्शन A2 में। तो इसमें भी एक ही आएगा, A2 A3 वाले में भी एक ही आएगा, A1 A3 वाले में भी एक ही आएगा। तो -1 -1 -1 माइनस कितना हो गया, 3 × 1 हो गया। ठीक बात है। फिर फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस का मतलब क्या, प्लस में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। L1 वाला E1 पे चला जाए, L2 E2 में, L3 E3 में। कितने तरीकों से ऐसा हो सकता है, एक ही तरीका है। तो एक तरीके से कर दो, ये आ जाएगा। कितना हो गया ये, 3 × 2 is 6, 6 + 1 is 7, 7 - 3 is 4। 4 आ गए यहां से। ठीक बात है। तो ये कौन से एलिमेंट्स आ गए, ये वाले। ये वो वाले केसेस आ गए जिसमें कम से कम एक लेटर तो अपने राइट एनवेलप में जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो D3 क्या आ जाएगा, टोटल कितना था, 3 फैक्टोरियल -4 कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो वही सेम रिजल्ट मिल गया तुम्हें। ठीक बात है। तो ये वाले तरीके से करने का पर्पस क्या है, जब यहां से तो आई गया था मैनुअली 1 मिनट में। तो ये वाला तरीका हमें काम देगा जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 से ज्यादा हो गए, मान लो 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, तो उस केस में मैनुअली तो कर नहीं पाएंगे। तो ये वाला तरीका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये वाला तरीका समझ में आ गया ना, तो इसके बाद हम 4 के लिए करेंगे, उसको भी इसी तरीके से करेंगे, और उसके बाद हम n के लिए भी इसको जनरलाइज कर पाएंगे। तो इसको देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है जी। और अगर ये चीज क्लियर है तो इसका 4th पार्ट ट्राई करो अपने आप। n = 4 के लिए फाइंड करो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी।
ओके, फोर्थ पार्ट ट्राई कर रहे हैं। n इक्वल टू 4 के लिए 4 लेटर्स हैं, 4 एनवेलप्स हैं, नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स फाइंड करनी है कि कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में ना जाए। तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स माइनस वो सारे केसेस जिसमें एटलीस्ट वन लेटर गोज टू द राइट एनवेलप। ठीक, तो बस वही काम करना है। सो D4 अगेन लिख रहा हूं एक बार, टोटल माइनस व्हेन एटलीस्ट one letter goes to right envelope। ठीक है जी, ये हो गया। अब एटलीस्ट वन लेटर गोज टू राइट एनवेलप में 4 लेटर्स हैं तो 4 सेट्स बना लेते हैं। A1 when letter 1 goes to E1, similarly A2 L2 goes to E2, then A3 when L3 goes to E3, then A4 when L4 goes to E4। ये 4 केसेस बन गए। हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन लेटर गोज टू द राइट एनवेलप। तो हमें कौन से एलिमेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। वो सारे एलिमेंट्स जो कम से कम किसी एक सेट में तो प्रेजेंट हों। अब ये फाइंड कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। ठीक बात है। सबसे पहले चाहो तो फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं एक बार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1, सिंगल सिंगल सेट का सबका सम आएगा, माइनस दो दो के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन आएगा, प्लस तीन तीन का सम आएगा, माइनस 4 का इंटरसेक्शन। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये चीज आती है हमें। बस अब सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 प्लस A3 प्लस A4, सब में चारों में बराबरी होंगे, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 देख लो। A1 का मतलब L1 वाला हमने फिक्स कर दिया, E1 पे चला गया। तो अगर यहाँ पे ऐसे है ना, E1 E2 E3 E4 और 4 लेटर्स L1 L2 L3 L4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 में मतलब L1 को हमने फिक्स कर दिया कि E1 पे चला गया, तो इसको भेजने का एक ही तरीका, बाकी किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 लेटर्स 3 एनवेलप से कितने तरीकों से जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। A2 में भी 3 फैक्टोरियल, A3 में भी 3 फैक्टोरियल, A4 में भी 3 फैक्टोरियल। सो दिस वुड बी 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। माइनस दो दो के इंटरसेक्शन वाले सारे माइनस होंगे। तो A1 इंटरसेक्शन A2, इसमें देख लो A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब क्या है, L1 E1 पे चला गया, L2 E2 पे चला गया, ये फिक्स हो गया। एक ही तरीका इनको भेजने का, बाकी दो पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये किसके एलिमेंट्स आए हैं, A1 इंटरसेक्शन A2। तो ऐसे जितने भी दो दो के इंटरसेक्शन के सेट बन सकते हैं, सबका क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा। और ऐसे कितने सेट बन पाएंगे, टोटल 4 हैं, दो दो के इंटरसेक्शन के कितने बन पाएंगे, 4C2 बन पाएंगे। 4C2, 4 में से जितने तरीकों से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक बात है। प्लस 3 3 के इंटरसेक्शन वाले जितने भी बनेंगे उन सबका ऐड करेंगे, तो कितने सेट बनेंगे 3 3 के इंटरसेक्शन वाले, 4 में से 3 सिलेक्ट कर लेंगे, 4C3। और हर एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देख लो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो L1 E1 पे चला गया, L2 E2 पे, L3 E3 पे। इनको भेजने का एक ही तरीका। बाकी L4 बचा, इसके पास एक ही चॉइस होगी, E4 पे जाना पड़ेगा इसको, तो into 1 हो गया, ये बन गया। माइनस 4 का इंटरसेक्शन, सारे अपने अपने सही वाले एनवेलप में चले जाएंगे। कितने तरीकों से, एक ही तरीका है, तो इसके बराबर आना चाहिए ये वाली सारी क्वांटिटी। ये बात आ रही है समझ में? तो बस हो गया, कैलकुलेशन कर लो। कितना बना ये, 6 into 4 is 24, minus 6 into 2 is 12, plus 4 minus 1. This is 12, 11, 15. This is equal to 15. ये बन गया। तो D4 किसके बराबर आएगा, टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल कितनी बन सकती हैं, 4 लेटर्स हैं, 4 एनवेलप्स हैं, 4 फैक्टोरियल बन सकती हैं। माइनस 15 कर दो, कितना आ गया, 24 minus 15 is 9। तो D4 is equal to 9।
ठीक है, तो जब भी 4 के लिए डी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी होंगी, सिचुएशन चाहे जो मर्जी है, चाहे लेटर एनवेलप्स की दे रखी है, चाहे वैसे दे रखी है कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं एक लाइन में पड़े हैं, उनकी डी अरेंजमेंट्स करनी है, तो उनकी उस केस में भी D4 तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने फाइंड कर लिए, टोटल केसेस कितने बन गए, 9 बन गए। इसी को अगर तुम मैन्युअली फाइंड करने की ट्राई करोगे तो केसेस क्योंकि ज्यादा बन रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। अब अगर इतना हमें समझ में आ गया, सो नाउ वी आर रेडी टू जनरलाइज द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू n, कि अगर n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं उनकी नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी, रिजल्ट डिराइव करते हैं। एक बार हमारे पास रिजल्ट आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे, जब भी डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक। तो करते हैं इसको ट्राई, n इज इक्वल टू n के लिए फाइंड करते हैं। ओके, देखना, फॉर n इज इक्वल टू n, डी अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो 4 के लिए किया था या 3 के लिए भी किया था। सो dn इज इक्वल टू टोटल माइनस व्हेन एटलीस्ट 1 गोज टू द राइट एनवेलप। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, सेट्स बनाएंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN, ठीक बात है। और ये वाले सारे सेट पता है तुम्हें कौन कौन से बनेंगे, A1 बनेगा when L1 goes to E1, A2 L2 goes to E2 and so on. So AN हमारा बन जाएगा when LN goes to EN। तो n सेट बन गए इस केस में, 4 के केस में 4 बने थे, 3 के केस में 3, तो इस केस में कितने बन जाएंगे, n बन जाएंगे। अब हमें ये पूरा फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो कर लो इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 अप टू AN। देखते जाओ, सबसे पहले सिंगल सिंगल वाले सेट के जितने एलिमेंट्स हैं सबको ऐड करेंगे आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने आएंगे, सो E1 E2 E3 अप टू EN, और यहाँ पे लेटर्स हैं L1 L2 L3 अप टू LN। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 मतलब L1 E1 पे चला गया, ये फिक्स हो गया, बाकी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, n-1 फैक्टोरियल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 कितने आएंगे, n-1 फैक्टोरियल, और सब में बराबर ही आएंगे, तो ये कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स n-1 का फैक्टोरियल। ये हो गया सिंगल वाले हमने सारे ऐड कर दिए। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 के इंटरसेक्शन वाले जितने भी बन सकते हैं। सो माइनस, पहले तो ये बता दो 2 के इंटरसेक्शन वाले टोटल कितने सेट्स बनेंगे, NC2 बन जाएंगे, NC2। उसमें से कोई भी एक उठा के देख लो कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे A1 इंटरसेक्शन A2 उठा लिया तो उसके इसमें क्या होगा, L1 E1 पे चला गया, L2 E2 पे चला गया, एक ही पॉसिबिलिटी। बाकी कितने बचे, n-2 बचे, उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल से। ये बन गया, 2 वाले सारे हमने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 वाले कितने सेट बनेंगे, NC3, मतलब 3 लेटर तो अपने सही वाले एनवेलप में चले गए, एक ही तरीका है उसका। बाकी कितने बचे, n-3, उनके कितने बन जाएंगे, n-3 फैक्टोरियल बन जाएंगे। फिर क्या होगा, माइनस करेंगे, माइनस में क्या आ जाएगा, NC4, पैटर्न दिखना शुरू हो गया। तो बस ऐसे चलती जाएगी गाड़ी। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है जी। तो ये आ गई की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन AN। इसको चाहो तो थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें क्या बन रहा है ना, ये दिस इज इक्वल टू n into n-1 फैक्टोरियल, तो कितना बन गया, सिंपली n फैक्टोरियल बन गया, माइनस यहां पे देखना NC2 की वैल्यू कितनी, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस यहां पे n-3 फैक्टोरियल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस में n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे चल रहा है, ठीक बात है। तो ऐसे चलता जाएगा, ऑल्टरनेट साइंस आते जाएंगे, सो प्लस अप टू ऐसे चलेगा, ठीक बात है। ओके, तो ये इस चीज की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब क्या होगा ना, dn फाइंड करना था हमें, dn कितना आ गया, टोटल में से माइनस करके आएगा dn, तो dn इज इक्वल टू टोटल कितने, n लेटर्स को n एनवेलप्स में प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज कितने, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल में से
ये करो माइनस n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। ठीक बात है। यहां पे भी देख लो कितना आएगा, चेक करते हैं एक बार, देखना इसको ध्यान से। यहां पे n फैक्टोरियल था, जो फर्स्ट टर्म थी उसमें क्या था n फैक्टोरियल, ठीक बात है। फिर यहां पे कितना आ गया था, बेसिकली 1 फैक्टोरियल। यहां पे अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे, लास्ट में यहां पे कितना दिखेगा ना, लास्ट में क्या आएगा, जब n सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे तो n सेट्स का इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या होगा, सारे अपनी सही पोजीशन पे चले गए तो उसका एक ही तरीका आएगा। तो उसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये आएगा। इस वाली सीरीज की लास्ट टर्म देखने की ट्राई कर रहे हैं, तो हमने क्या बोल दिया, पहली टर्म में नीचे 1 फैक्टोरियल था, दूसरी में 2 फैक्टोरियल, तीसरी में 3 फैक्टोरियल, तो लास्ट में कितना आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। ऊपर सब में n फैक्टोरियल चल रहा था तो ये आ गया। अब एक चीज और देख लो, साइन कौन सा है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चल रहा है, तो लास्ट वाले के साथ साइन कौन सा आएगा ना, वो देख लो ध्यान से। जब यहाँ पे इवन नंबर था तो नेगेटिव आ रहा था, जब यहाँ पे ओड था तो पॉजिटिव आ रहा था। तो इसका मतलब जब n की वैल्यू ओड होगी तो पॉजिटिव आएगा, इवन होगी तो नेगेटिव आएगा। तो उसको चाहो तो ऐसे लिख लो कि प्लस माइनस 1 की पावर, क्या लिखोगे इसको, n माइनस 1 लिख लो चाहो। ठीक बात है। तो जब n की वैल्यू इवन रखोगे तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ओड, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जब n ओड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई थी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, n फैक्टोरियल में से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको मैं लास्ट टर्म भी लिख रहा हूँ एक बार। सो प्लस में कितना आ गया, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये बन गया। तो बस ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करके कितना आएगा, dn इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस, अगेन ऑल्टरनेट साइंस चलते जाएंगे, लास्ट में भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, इसके बराबर आ गया dn। अब एक काम और कर सकते हो, n फैक्टोरियल इसमें से ले लो कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू माइनस 1 की पावर n by n फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट फॉर डीरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो काफी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि n ऑब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स कितनी आएंगी, बाहर कितना आ गया मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, और अंदर ये सीरीज चलती जा रही है 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल, n तक जाके रुक जाएगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिजल्ट है। इसमें चाहो तो चेक करके देख लो, वेरीफाई करके देख लेना, n इक्वल टू 3 पुट करके देखना हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं, 4 पुट करके देखना, एंड सो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से ये वाला रिजल्ट हम याद रखेंगे फॉर द डीरेंजमेंट्स। ठीक है जी, तो बस इसमें जानने लायक इतना ही है इस वाले टॉपिक में। अब 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इस वाले फॉर्मूला से, इस वाले रिजल्ट से उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, ये रिजल्ट लिखा गया है, ठीक है, वही सेम देख लो एक बार फिर से, डीरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये कंडीशन याद रखना, ये सिर्फ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजल्ट डिराइव हुआ है हमारा। ठीक बात है। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनकी नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स कितनी होंगी, ये फॉर्मूला इसके बराबर आ गया। अब देख लो एक बार चाहो तो, d3 अगर हमें फाइंड करना है तो होगा क्या, 3 फैक्टोरियल, बाहर तो 3 फैक्टोरियल आ गया, अंदर इसको देख के कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, यहां से सीरीज चलनी हमारी स्टार्ट होगी, और जब नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा तब वहां पे हम क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अंदर कितना आएगा, 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल, तो n इक्वल टू 3 था तो इसको यहां पे रोक देंगे। ठीक बात है, तो इसके बराबर आ जाएगा ये आ गई d3 की वैल्यू। तो चेक कर लो कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना, 1, दिस इज इक्वल टू, तो ये आ गई d3 की वैल्यू। सिमिलरली d4 फाइंड करना है अगर, तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट करो, ऑल्टरनेट साइन लगाते जाओ, कहां तक जाएगा, 1 by 4 फैक्टोरियल तक, तो 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल,
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना 24/2 इज 12 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 4 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 1 कितना आ गया ये 9 आ गया। ये हो गया d4 की वैल्यू। एक d5 भी कर लो चाहो तो d5 कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना 120/2 इज 60 माइनस 1 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 5 into 4 20 प्लस 5 माइनस 1 इसके बराबर आएगा। देख लो कितना बन रहा है ये 40 बनेगा 4 बनेगा 44 राइट। तो फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं आराम से, अगर याद है तो सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट हो गया, इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person writes letters L1, L2 up to L6 to 6 friends and addresses the corresponding envelopes E1, E2 up to E6. In how many ways can the letters be placed in the envelopes so that सबसे पहले ये तो स्टेटमेंट हो गई, 6 लेटर्स हैं और 6 उनके एड्रेस्ड एनवेलप्स हैं, हमें लेटर्स को एनवेलप्स में प्लेस करना है। ठीक है, आगे 4 पार्ट्स बना रखे हैं, अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, ट्राई करते हैं सबको। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा गया ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप्स। इसका मतलब तो क्या हो गया, 6 लेटर्स हैं, 6 एनवेलप्स में प्लेस करना है, कोई भी अपने सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो सिंपली क्या पूछा गया है, 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डीअरेंजमेंट्स पूछी गई हैं, तो इसका तो सिंपल ही आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा इक्वल टू D6 आ जाएगा सिंपली। सही बात है, 6 लेटर्स हैं, कोई भी अपनी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो सिंपली क्या हो गया 6 ऑब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स हो गए। तो किसके बराबर आ गए D6 के, इसका फॉर्मूला लगा देना वही वाला 6 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तक जाके रुक जाएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी 265। ठीक बात है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, एग्जैक्टली 3 लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप्स। 6 में से सिर्फ 3 लेटर्स ऐसे होने चाहिए जो रॉन्ग एनवेलप्स में जाएंगे, मतलब बाकी 3 तो क्या होंगे करेक्ट में जाएंगे। तो सेकंड में पूछा गया 3 तो करेक्ट में चले जाएं और बाकी 3 क्या होंगे रॉन्ग एनवेलप्स में चले जाएं। अब इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले जो 3 लेटर्स करेक्ट एनवेलप्स में जाएंगे ना, वो वाले क्या कर लो सिलेक्ट कर लो। तो कोई भी 3 हो सकते हैं, तो 6 में से 3 लेटर हमने सिलेक्ट कर लिए 6C3 से। ये वाले 3 क्या होंगे अपने सही एनवेलप में जाएंगे, और इनको अपने सही एनवेलप में भेजने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, एक ही तरीका है। ठीक बात है, तो 6 में से हमने कोई भी 3 लेटर सिलेक्ट किए, उनको अपने अपने वाले सही एनवेलप में क्या कर दिया, डाल दिया। तो 6C3 हो गए, इतना काम हो गया। 3 करेक्ट वाले हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, बाकी 3 अब हमारे पास लेटर बचे हैं, 3 एनवेलप्स बचे हैं। तो उन 3 लेटर को 3 एनवेलप्स में हमें डालना है ताकि कोई भी अपनी सही पोजीशन पे ना हो। तो क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स लग जाएंगे। ये बात आ रही है क्या समझ में? चाहो तो इसको एक बार ऐसे देख लो, जैसे 6 हमारे पास एनवेलप्स थे, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 6 लेटर्स L1, L2, L3, L4, L5, L6। पूछा गया था 3 लेटर्स रॉन्ग एनवेलप्स में जाने चाहिए, इसका मतलब बाकी 3 क्या होंगे सही एनवेलप्स में जाएंगे। तो हमने पहला स्टेप क्या किया ना, 6 में से कोई भी 3 लेटर सिलेक्ट कर लिए जो कि सही एनवेलप्स में जाने चाहिए। तो 3 लेटर हमने सिलेक्ट किए, मान लो L1 किया होगा, L3 किया होगा, L4, ये 3 हमने सिलेक्ट कर लिए। इनको हमें क्या करना है, अपने सही वाले एनवेलप में भेजना है। तो इसको भेज दिया, एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका, तो इनका काम खत्म है, L1, L3, L4 का। अब दूसरी कंडीशन क्या बचती है, दूसरा पार्ट क्या बचता है कंडीशन का, कि ये जो 3 लेटर्स हैं और ये इनके कोरस्पॉन्डिंग 3 एनवेलप्स हैं, ये तीनों लेटर्स क्या होने चाहिए ना, रॉन्ग एनवेलप्स में जाने चाहिए, ये तीनों रॉन्ग में जाने चाहिए। तो अब फिर से वही सिचुएशन आ गई, 3 लेटर्स 3 एनवेलप्स, कोई भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या पूछा गया, नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स पूछी गई है ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, तो इसी के बराबर आएगा। ठीक बात, तो बस आ जाएगा इसमें 6C3 into D3। D3 की वैल्यू कितनी आई थी,
D3 इक्वल टू 2 के बराबर होता है। ठीक है, चाहो तो याद रख सकते हो इसको। तो ये आंसर आ जाएगा इस केस में 6C3 × 2। ठीक है जी, ओके। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोला गया देख लो। एटलीस्ट 3 आर इन रॉन्ग एनवेलप्स, कम से कम 3 लेटर्स ऐसे होने चाहिए जो कि रॉन्ग एनवेलप्स में होंगे। तो इसमें केसेस बन जाएंगे मल्टीपल। तो केसेस कौन कौन से बनेंगे? जब 3 रॉन्ग में हो, 3 करेक्ट में हो। और कौन सा केस बनेगा? 4 रॉन्ग में हो, 2 करेक्ट में। और कौन सा? 5 रॉन्ग, 1 करेक्ट। और कौन सा? 6 रॉन्ग। देख लो इसको सही लिखा गया क्या? कंडीशन बोली गई थी एटलीस्ट 3 लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप्स, कम से कम 3 रॉन्ग एनवेलप में होने चाहिए। तो इसका मतलब या तो 3 होंगे रॉन्ग में, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे। इतने सारे केसेस बन जाएंगे। अब सबके लिए नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बताओ तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 3 सही में चले जाएं, 3 गलत में चले जाएं। तो पहले जो सही में जाएंगे उनको सिलेक्ट कर लो। 6C3 सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट वाले जा, करेक्ट वाले में भेजने का एक ही तरीका, बाकी 3 को रॉन्ग में भेजना है। नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे आ जाएंगे। सिमिलरली इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 2 करेक्ट में जाने चाहिए, 2 सेलेक्ट कर लो जिनको करेक्ट में भेजना है, भेज दिया इनको, एक ही तरीका है। 4 रॉन्ग एनवेलप्स में जाने चाहिए, तो 4 के लिए क्या लग जाएगा? नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स, तो इनटू D4 आ गया। प्लस 6 में से 1 सही में जाना चाहिए, तो वो वाला 1 सेलेक्ट कर लो, बाकी 5 गलत में, D5 लग जाएगा इसके लिए। 6 के 6 गलत में, D6 लग जाएगा। तो इसके बराबर आ जाएगा आंसर। देख लेना जो भी कैलकुलेशन बनेगी। D3 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। D4 9 के बराबर। D5 कितना आया था? 44 आया था। D6 कितना आया था? 265। सारी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट कर लेना, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक बात है। तो एक तो ये तरीका हो गया, एटलीस्ट 3 बोला गया था। और क्या तरीका हो सकता है ना, मेथड 2 कितना क्या हो सकता है कि टोटल केसेस फाइंड कर ले और वो वाले माइनस कर दे जो हमें नहीं चाहिए। सो टोटल माइनस कौन से नहीं चाहिए? इसने बोला था कम से कम 3 गलत में जाने चाहिए। तो कौन कौन से हमारे नॉन रिक्वायर्ड केसेस है देखना। 6 के 6 सही हो जाए, 5 सही में चले जाए, 1 गलत में चला जाए, या 4 सही 2 गलत। चेक करो, ये वाले सारे केसेस वो वाले हैं जो हमें नहीं चाहिए। इनको टोटल में से माइनस कर देंगे तब भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देख लो कितना आएगा। सो टोटल कितने? टोटल 6 लेटर्स हैं, 6 एनवेलप्स हैं। 6 फैक्टोरियल से प्लेस कर सकते हैं माइनस। ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें 6 के 6 करेक्ट एनवेलप में चले जाएं? एक ही तरीका होगा। प्लस ऐसे कितने तरीके कि 5 तो अपने सही एनवेलप में जाए और 1 गलत में जाए। तो इसको अगर तुम सोच के देखोगे ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 अपने सही में चले गए ना, तो जो छठा बचेगा उसके लिए सही वाला एनवेलप ही बचेगा, तो वो गलत पे जाने के चांसेस है ही नहीं है। तो यहां से कोई तरीका नहीं आएगा, 0। प्लस 4 सही में चले जाएं, 2 गलत में, तो जो 4 सही में जाएंगे वो सिलेक्ट कर लो, 6C4। बाकी 2 गलत में जाने के तरीके, D2 नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स। तो ये भी आंसर आ जाएगा, एक ही बात है। सो 6 फैक्टोरियल माइनस 6C4 कितना हो गया? 15। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 15 into 1 is 15 plus 1 16। तो चाहे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, चाहे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, चेक करके देख लेना, ये दोनों क्या आएंगे? बराबर आ जाएंगे। ठीक बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी कॉमन पूछे जाते हैं डीअरेंजमेंट्स पे, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मान लो 10 दे रखे हैं, उनमें से कुछ सही पोजीशन पे जा रहे हैं, कुछ गलत पे जा रहे हैं। तो उसको भी आराम से कर सकते हैं कि जो सही पे जाएंगे उनको पहले सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके उनको उनमें अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा, बाकी जितने भी रॉन्ग बचेंगे उन पे क्या लगा देंगे? सिंपली डीअरेंजमेंट्स लगा देंगे। राइट, ओके। फोर्थ पार्ट भी ट्राई कर लो इसका। ओके, फोर्थ पार्ट देखना क्या लिखा गया। Letters having odd values are put into odd and even value be put into even envelopes and no letter goes to the right envelope। तो जितने भी लेटर्स हैं जिनकी वैल्यू ओड है, मतलब L1, L3, L5, वो किस में जाने चाहिए? ओड वाले में, मतलब E1, E3, E5 में जाने चाहिए। एंड सिमिलरली जिनकी वैल्यू इवन है वो वाले अपने इवन एनवेलप्स में जाएंगे। ये पहली कंडीशन है। साथ में कंडीशन क्या है कि कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो क्या समझ में आएगा यहां से? एक तो ये समझ में आएगा कि ओड वाले अगर तुम अलग रख लो ना कलेक्शन, E1, E3, E5, L1, L3, L5,
इवन वालों की रख लो अलग, E2 E4 E6 L2 L4 L6। तो ये पता चल गया इन तीन लेटर्स को इन्हीं तीन एनवेलप्स में डाल सकते हो, इन तीन को इन्हीं तीन में डाल सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाले जब इन तीन में डालोगे ना, कोई भी अपने सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। ये तीन को जब इस तीन में डालोगे, कोई भी अपने सही पे नहीं जाना चाहिए। तो बता दो कितने तरीकों से ऐसा किया जा सकता है। तो क्या समझ में आएगा? सबसे पहले इसके लिए जब तुम फाइंड करोगे तो क्या नजर आएगा? यही नजर आएगा कि तीन लेटर्स हैं और तीन उनके कोरस्पोंडिंग क्या है, एड्रेस्ड एनवेलप्स हैं। कोई भी अपनी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो क्या लग जाएगा? सिंपली तीन ऑब्जेक्ट्स की डीअरेंजमेंट लग जाएगी, तो D3 आ जाएगा। ठीक बात है ना? सिमिलरली तीन लेटर्स हैं, तीन उनके एड्रेस्ड एनवेलप्स हैं। कंडीशन क्या है? कोई भी अपने सही में नहीं जाना चाहिए। तो इसके भी नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? D3 इसके आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा D3 into D3। और D3 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 2 into 2 कितना आ गया? 4। ठीक है जी। सो अगेन कंसेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो वेरिएशंस तो जितनी मर्जी बनाई जा सकती हैं डीअरेंजमेंट्स के ऊपर। लास्ट दो क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स ऑफ इंटीजर्स 1 to 10 both inclusive on the number line so that the numbers 1 2 3 4 5 occupy first 5 places in some order। ठीक है, तो पढ़ लो इसको एक बार अच्छे से। 10 इंटीजर्स की बात हो रही है, 1 से लेके 10 तक ऑन दी नंबर लाइन। तो बेसिकली नंबर लाइन पे 1 से लेके 10 तक इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तुम्हें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स। डीअरेंजमेंट लिखने का मतलब ये है कि तुम उनको रीअरेंज करोगे 10 के 10 इंटीजर को, सो दैट कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस ना जा पाए। तो ये पूछा गया। साथ में कंडीशन क्या है कि ये जो 5 नंबर्स है ना 1 से लेके 5 तक, ये रीअरेंजमेंट के बाद कहां जाएंगे? ऑक्यूपाई फर्स्ट 5 प्लेसेस इन सम ऑर्डर। तो 10 इंटीजर की इस तरीके से तुम्हें रीअरेंजमेंट करनी है, डीअरेंजमेंट करनी है, सो दैट ये 5 नंबर सिर्फ पहली 5 प्लेसेस पे ही जा सकते हैं। तो ये पूछा गया कितने तरीकों से तुम भेज सकते हो। तो कर लो इसको ट्राई। सबसे पहले तो चाहो तो इनको मार्क कर लो नंबर लाइन पे, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब इनकी हमें डीअरेंजमेंट करनी है। अगर तो सिंपली डीअरेंजमेंट पूछा जाता फिर तो क्या बोल देते? 10 फैक्टोरियल आ जाता फिर तो। बट अब इसमें कंडीशन लगा दी कि ये जो 5 नंबर्स है ना, ये इन्हीं 5 प्लेसेस पे डीअरेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब बाकी जो 5 बचे ये इन 5 प्लेसेस पे हो पाएंगे। तो बता सकते हैं टोटल कितने तरीकों से कर पाएंगे इसको। तो क्या समझ में आएगा कि इन 5 को अलग से डीअरेंज करते हैं, इनको अलग से डीअरेंज करते हैं। इनको डीअरेंज करने के तरीके कितने होंगे? कंडीशन इज 5 को डीअरेंज करना है, कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना आ पाए। तो इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? D5 बन जाएगा। ये बात सही है। तो इनको हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। सिमिलरली बाकी 5 पे भी ये कंडीशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि ये इन्हीं प्लेसेस पे आ सकते हैं, बट कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना आ पाए। तो इसका मतलब इसके लिए कितना आ जाएगा? D5 आ जाएगा। तो ये आंसर बन गया इसके लिए। ठीक बात है। तो जैसे ही अपन हमने डीअरेंजमेंट देखा, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि रीअरेंजमेंट हमें इस तरीके से करनी है कि कोई भी नंबर अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस ना जाए। ये पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज इसने बोल रखी थी ये 5 नंबर्स इन्हीं 5 प्लेसेस पे आ सकते हैं रीअरेंज होने के बाद भी। तो हमने इनकी अलग से डीअरेंजमेंट करवा दी D5 से, सिमिलरली इनकी अलग से डीअरेंजमेंट हो गई D5 से। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट पढ़ के देख लो। सेकंड में क्या बोला गया? 6 7 8 9 10 ऑक्यूपाई फर्स्ट 5 प्लेसेस इन सम ऑर्डर। अब इसमें उल्टा कर दिया, इसमें ये बोल दिया ये वाले जो 5 नंबर्स हैं ये पहली 5 प्लेसेस पे आने चाहिए रीअरेंजमेंट के बाद। अब इसके बता दो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, सोच के बताना। 6 से लेके 10 तक के नंबर्स को रीअरेंजमेंट के बाद कहां पे आना है? 1 से लेके 5 तक की प्लेसेस पे आना है। तो हो सकता है कि देखने में तुम्हें लगे कि कोई फर्क तो है नहीं क्वेश्चन में, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? D5 into D5 भी आना चाहिए। बट ध्यान से सोच के देखो इसको, क्या यही आएगा? सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो देखना इसको होगा क्या ना, ये जो 5 नंबर्स हैं 6 से लेके 10 तक, हमें इनको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि ये पहली 5 प्लेसेस पे आ जाए और कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना आ पाए। तो तुम क्या नोटिस करोगे कि इन 5 नंबर्स को ना इन 5 प्लेसेस पे जैसे मर्जी अरेंज कर दो, कोई अपनी ओरिजिनल प्लेस पे तो आ ही नहीं सकता वैसे, क्योंकि ये वाली प्लेसेस किन की हैं, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स की हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि इन 5 नंबर्स को इन 5 प्लेसेस पे टोटल जितनी मर्जी तरीकों से अरेंज करवा दो, हमेशा वो क्या बनेगा, डीरेंजमेंट ही बनेगा। तो इसका मतलब इन 5 को इन 5 प्लेसेस पे रखने के कितने तरीके, टोटल 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली इन 5 को कहां पे आना पड़ेगा, इन 5 प्लेसेस पे आना पड़ेगा। तो जैसे मर्जी इनको अरेंज करवा दो, कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे तो आ ही नहीं पाएगा। तो इनके भी करने के तरीके कितने, 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर ये बनेगा। ठीक, तो किसी को भी अगर डाउट है तो इसको दोबारा से देख लेना। थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, इसमें d5 इंटू d5 आ रहा है, इसमें 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ये लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो, ये जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, डीअरेंजमेंट के ऊपर। ट्राई करो इसको खुद से। ओके, देखते हैं, पढ़ लो स्टेटमेंट। 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 to 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly 1 card and no card is placed in the envelope bearing the same number। यहां तक की स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये किसकी, डीअरेंजमेंट की टिपिकल स्टेटमेंट है कि 6 कार्ड हैं, 6 एनवेलप्स हैं, कार्ड्स को एनवेलप्स में हमें प्लेस करना है ताकि कोई भी अपने सही वाले एनवेलप में ना जाए। साथ में क्या लिखा गया, एक एडिशनल कंडीशन दे रखी है। क्या लिखा गया ना, एंड मोर ओवर कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2। तो ये बात तो पक्की है कि कार्ड नंबर 1 अपने ओरिजिनल वाले 1 नंबर वाले एनवेलप में नहीं जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी कि एनवेलप नंबर 2 में जाना चाहिए उसको। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। तो ये पूछा गया हमसे। ठीक, तो बस वही चीज है, डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, बस किया क्या, उसमें एक एडिशनल कंडीशन इसने क्या कर दी, एक और ऐड कर दी। ठीक है जी, तो करो इसको ट्राई, देखते हैं। वही काम है, 6 एनवेलप्स हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6 और 6 क्या है, कार्ड्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है, अब इसको देखना, काफी इंटरेस्टिंग सा केस बनेगा। होगा क्या ना, देखो इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि अगर हम इस वाली कंडीशन को भूल जाए ना 1 मिनट के लिए कि 1 वाला जो कार्ड है वो नंबर 2 वाले एनवेलप में जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे, 6 कार्ड्स को 6 एनवेलप में अगर हमें सिंपली डी रेंज करवाना होता तो नंबर ऑफ डी रेंजमेंट्स कितनी आती, D6 नंबर ऑफ डी रेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन कितनी आनी थी, D6, जो कि किसके बराबर होता है, 265 के। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। अब सुनना ध्यान से, ये जितने भी डी अरेंजमेंट्स बनेंगी ना 265, इसमें कौन कौन से केसेस होंगे, इसमें वो वाले केसेस होंगे, कार्ड नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से केसेस होंगे, वो वाले होंगे जिसमें कार्ड नंबर 1 किसमें गया होगा, एनवेलप नंबर 2 में गया होगा, या फिर किसमें गया होगा, 3 में गया होगा, या फिर 4 में गया होगा, या 5 में गया होगा, या 6 में गया होगा। ये बात तो क्लियर है कि अगर तुम इनको सिंपली डी रेंज करवाते तो 265 केसेस आने थे, और इनमें कौन कौन से केसेस शामिल होते, जिसमें C1 या तो E2 में गया होता, या E3 में, या E4 में, या E5 में, या E6 में, सॉरी ठीक बात है, बस E1 में नहीं गया होता। अब ये तो बात समझ में आ रही होगी ना कि जितने केसेस ये वाले होंगे ना जिसमें C1 E2 पे गया होगा, उतने ही केसेस ये भी होंगे जिसमें C1 E3 पे गया होगा। इनके डिफरेंट होने के तो कोई चांसेस है ही नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ केसेस ही आएंगे। तो जितने केसेस वो होंगे जिसमें C1 E2 पे गया होगा, उतने ही केसेस होंगे जिसमें C1 E3 पे गया होगा, उतने ही केसेस होंगे जिसमें C1 E4 पे गया होगा, उतने ही होंगे जिसमें E5 पे, उतने ही होंगे जिसमें E6 पे गया होगा। तो इसका मतलब क्या कि ऐसे केसेस कितने होने चाहिए जिसमें C1 E2 पे गया हो, क्योंकि कंडीशन तो अपनी यही है ना कि कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द एनवेलप नंबर 2। तो अगर हमें ये पता है कि ये पांचों बराबर नंबर ऑफ केसेस देंगे हमें
तो ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें C1 E2 पे गया हो? बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं कैसे? टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें पता ही है 265 है, और इनके सारे क्या है? इक्वल नंबर ऑफ केसेस है। तो कितना आ जाएगा? 265 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 53। तो 53 केसेस ये वाले होंगे, 53 53 53 एंड 53। तो ये रिजल्ट आ गया, इतना आंसर आ गया, बस ये पूछा गया तो 253 के बराबर। ठीक बात है ना? तो ये चीज तो बोली ही जा सकती है कि अगर टोटल 265 केसेस हैं तो उसमें वो वाले जो केसेस होंगे जिसमें C1 E2 पे गया होगा, और वो वाले जिसमें C1 किसी दूसरे पे E3 पे गया होगा, ये तो हमेशा बराबर ही होंगे, इनके अलग होने का तो कोई रीजन है ही नहीं है। तो ये पांचों में जाने वाले जो केसेस थे बराबर थे, तो क्या कर दिया? 265 को 5 से डिवाइड कर दिया, 53 आ गया। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है, डीरेंजमेंट्स।